देखिए, जो आपने संविधानवाद में समझा और लिखा है, एक ही बात आपने नोट किया होगा कि पूरे इस नोट्स में जनता को महत्व दिया जा रहा है, अपेक्षाकृत किसके? सरकार और राज्य के। अगर इतना आप समझ पा रहे हैं तो आप पूरी तरह से संविधानवाद समझ रहे हैं। संविधानवाद के लिए आवश्यक शर्त होती है कि उस देश में लोकतंत्र पाया जाए, और जहां लोकतंत्र पाया जाता है वहां जनता को महत्व दिया जाता है। किसके मुकाबले? राज्य और सरकार के मुकाबले। जनता के पास स्वतंत्रता होती है, जनता के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, सरकार सीमित होती है। सरकार सीमित का मतलब है कि सरकार के पास सीमित शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, सरकार सहमति पर आधारित होती है। सरकार सहमति पर आधारित होती है का अभिप्राय है कि जनता की सहमति पर सरकार बनी रहती है, और जनता की सहमति समाप्त तो हमने सहमति दिखाई है 5 साल के लिए। सरकार, उत्तराखंड की सरकार चुना 5 साल के लिए, सहमति पर आधारित है। भारत सरकार चुना हमने 5 साल के लिए, तो हमारी जनता की सहमति पर आधारित सरकार है। तो जहां सहमति पर हो, जहां सरकार सीमित हो और जहां लोकतंत्र हो, वहां आप कह सकते हैं, या कानून का शासन हो, मतलब वहां किसी व्यक्ति का शासन ना चले, कानून की सर्वोच्चता हो, सुपरमेसी ऑफ लॉ हो, कानून सबसे ऊपर हो, कानून सबके लिए समान हो, कानून डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना करता हो, इन सारी व्यवस्थाओं का संकलन जहां होता है वहां मानते हैं कि संविधानवाद है। अंततः हम इस परिणाम पर पहुंचे कि संविधान तो सभी देशों में पाया जाता है, लेकिन संविधानवाद लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है। जहां लोकतंत्र का अभाव होगा वहां संविधानवाद का अभाव होगा, और संविधानवाद जहां पाया जाएगा उस देश में जो सरकार होगी उस सरकार को कहा जाएगा संवैधानिक सरकार। ये अवधारणा पहली बार 16वीं 17वीं शताब्दी में आई थी, जब जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज या सेकंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध नामक पुस्तक में लिखा था। ये पुस्तक 17वीं शताब्दी के अंत में लिख रहा था। उसी समय ब्रिटेन में क्रांति होने वाली थी 1688 की, और जॉन लॉक ये मान रहा था, उसकी ये डिमांड थी कि जनता के पास अधिकार होने चाहिए। हमने जो राज्य बनाया है, ये लॉक कहता था कि सरकार और राज्य को हमने बनाया है, ये सरकार हमारे लिए है। जॉन लॉक ये मानता है कि पहले राज्य नहीं हुआ करते थे, एक जमाना था जब राज्य नहीं होते थे, फिर हम लोगों ने समझौता किया, जनता ने मिलकर समझौता किया और समझौता करके सरकार बना ली, राज्य बना लिया, राज्य की उत्पत्ति हो गई। पहले राज्य का मतलब यहाँ पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश से, प्रदेश से नहीं है। जब हम स्टेट यहाँ बोल रहे हैं राज्य, तो यहाँ आप देश की अवधारणा सामने लाइए। तो राज्य जो है ये पहले नहीं था। अच्छा, क्या हमेशा हमेशा राज्य थे? आप लोग क्या सोचते हैं कि जो राज्य की अवधारणा देखते हैं, राज्य राष्ट्र जिसको बोलते हैं, ये हमेशा नहीं थे। आज आप कहते हैं ना कि हमें इस देश का नागरिक होने पर गर्व है, पहले नागरिकता की अवधारणा ही नहीं थी। ये बहुत नई अवधारणा, 400-500 साल पुरानी अवधारणा है। मध्यकाल में, आधुनिक प्राचीन काल में राज्य राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो विद्वानों के बीच ये था, जब राज्य नहीं था तो राज्य बना कैसे? एक सवाल उठता है कि नहीं? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री करेंगे, थोड़ा सा पहले इधर परिचय करते हुए, चीजों को समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि पहले राज्य नहीं था तो राज्य बना कैसे। इसको लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये तो सब लोग सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे कि पहले पुराने जमाने में राज्य नहीं थे, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, आदिम समाज था, जहां ना परिवार था, न धर्म था, न राज्य था, न सरकार थी। लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे, शिकार करते थे। लेकिन आगे चलकर राज्य बना। राज्य को किसने बनाया, कैसे बना राज्य? तब इस पर कई थ्योरी आई सामने, कई सिद्धांत आए। अगर आपसे पूछा जाए, आपको कोई थ्योरी देनी हो
कि राज बना कैसे, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि राज को भगवान ने बनाया है, ये ईश्वरीय देन है राज, और राजा जो है वो ईश्वर का, भगवान का प्रतिनिधि है। राजा जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको उसकी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि राजा को भगवान ने भेजा है। आपके अगर बुरा राजा है तो आपके पापों के दंड के लिए उसको भेजा है, अच्छा राजा है तो आपको सुख देने के लिए राजा को भेजा है, लेकिन वो है आप राजा की अवज्ञा नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये दैवी सिद्धांत, दैवी ने बनाया राज। ये थ्योरी आपको कैसी लगती है? अगर आपसे पूछा जाए, आपको अपना मत इस पर देना हो कि राज, देखिए भारत में भी था कि नहीं, बलबन के जमाने में पामोस सिस्टम था कि जब लोग उसके दरबार में आते थे तो उसका पैर चूमते थे, सजदा करते थे, नतमस्तक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि राजा देवतुल्य है। इसी तरह यूरोप में भी अवधारणा थी। अगर ये पूछा जाए कि जो दैवी सिद्धांत है आपको कितना प्रेरित करता है कि नहीं, राज, अगर ये आप क्या सोचते हैं, क्या राज्य को भगवान ने बनाया है? आपको भगवान ने बनाया है कि नहीं? अगर हमको भगवान ने बनाया तो राज्य को भी बनाया होगा, या नहीं मानते आप लोग? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके विचार क्या है? इसमें कुछ दम है कि नहीं कि राज्य को भगवान ने बनाया है? कोई काम नहीं है। हाँ, चलिए, राज ईश्वरी देन है। देखिए, यह सिद्धांत की आलोचना हुई, इस सिद्धांत को अतार्किक, अमानवीय, अवैज्ञानिक माना गया, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व था कि राज्य ने लोगों को जोड़ा, जो बिखरे हुए थे, एक अवधारणा दी, एक नियम दिया, चाहे भले वो रिलीजियस कोड रहे हों, धार्मिक नियम के अनुसार लोग चलने लगे, लेकिन इसका खंडन कर दिया गया इस थ्योरी का। फिर दूसरी थ्योरी आई कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया है, राज्य को तो इंसानों ने बनाया, लोगों ने बनाया है। पहले इसको मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है हॉब्स, लॉक, यही लॉक, जॉन लॉक, और रूसो। ये तीन महान दार्शनिक है, हॉब्स, लॉक, रूसो। ये वही पीरियड है 17वीं 18वीं शताब्दी का। 17वीं 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इनमें हॉब्स आता है। हॉब्स ये कहता है कि पहले राज्य नहीं था, राज्य नहीं था तो उस अवस्था को क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेज। लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। वो अवस्था कैसी थी? हॉब्स खुद ही पूछता है, वो अपनी किताब में लिखता है, लेवियाथन। किस किताब में? नाम याद कर लीजिए, लेवियाथन। अभी हम नोट करा देंगे नोट में, लेवियाथन उसकी पुस्तक का नाम है, बहुत चर्चित पुस्तक है लेवियाथन। हॉब्स लिखता है लेवियाथन में कि पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था समझ गए? राज से पहले की अवस्था। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? खुद ही पूछता है। फिर वो कहता है प्राकृतिक अवस्था तो बहुत बुरी अवस्था थी, इतनी बुरी अवस्था तो हो ही नहीं सकती, अत्यंत दयनीय, लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी, घृणित थी, लोग एक दूसरे के साथ घृणा करते थे, अविश्वसनीय थी, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, पशुतुल्य झगड़ते थे, लड़ते रहते थे, और पशुतुल्य थी, पशुओं की तरह थी, और क्षण भंगुर थी, थोड़े समय के लिए थी। मतलब ये अवस्था ऐसी थी। यानी जब प्राकृतिक अवस्था जो थी वो अच्छी नहीं थी। मानव का नेचर सुख चाहना, वो दुख से भागता है। तो लोग जब एक दूसरे से दुखी हो गए तो लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर समझौता करते हैं। इसी को कहा जाता है कंट्रैक्ट थ्योरी, समझौतावादी सिद्धांत। लोग आपस में समझौता करते हैं और समझौता करके तंग आ गए थे। किससे तंग आ गए थे? उस प्राकृतिक अवस्था से। तो क्यों तंग आ गए थे? कि अच्छी नहीं थी, पशुओं जैसी थी, झगड़ालू अवस्था थी और शॉर्ट थी। तो लोग समझौता करते हैं और समझौता करके सारी शक्ति, समझौता करके राज्य बनाते हैं और कहते हैं कि मैं सारी शक्तियां
इसको दे रहा हूं, स्टेट, ये राज्य ही बनता है, स्टेट इसको दे रहा हूं। इसका नाम वो स्टेट नहीं रखता, उसका नाम वो रखता है लेवियाथन। अपनी किताब का नाम, इसका नाम यहीं से शुरू होता है, लेवियाथन। मैं सारी शक्तियां लेवियाथन को देता हूं, शर्त यह है कि तुम भी अपनी शक्तियां दे दो, और बदले में कुछ नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इससे हम बदला ले रहे हैं कि हमको अधिकार दो, हमको स्वतंत्रता दो, आप अपने पास सारी शक्तियां आप रखो, आप जो चाहो करो, लेकिन झगड़ालू अवस्था खत्म कर दो, जो अविश्वास की अवस्था, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, ये कानून बनाएगा, कानून का क्रियान्वयन करेगा। इससे पहले कानून बनाने वाला कोई नहीं था, कानून को लागू करने वाला कोई नहीं था, न्याय करने वाला कोई नहीं था। ये लेवियाथन आता है, महामानव, इसको आप हिंदी में कहिए तो महामानव, और बाकी छोटे छोटे मानव है, ये जनता है, ये महामानव लेवियाथन, ये इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसी का नाम, सिद्धांत का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। और सामाजिक समझौता सिद्धांत चूंकि हॉब्स से कहता है कि सामाजिक समझौता जो हुआ, इसने समझौता में भाग नहीं लिया। देखिए, समझौता का हिस्सा है नहीं, ये समझौते का परिणाम है। समझौता इन लोगों ने किया और उत्पत्ति इसकी हुई। चूंकि ये समझौते का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं, आप उसकी बात मानने के लिए बाध्य हैं। इसने मांगा नहीं था, आपने स्वयं से दिया है, अब आप उसकी बात मानिए। तो कौन, अच्छा क्या बन गया ये लोकतंत्र बना कि अधिनायकवाद बन गया? वेरी गुड, ये अधिनायकवाद, तानाशाह बन गया। लेवियाथन जो है, हॉब्स की देन ये है कि हॉब्स ने राज्य तो बना दिया, लेकिन उस राज्य को शक्तिशाली बना दिया। तो संविधानवाद तो नहीं है ना यहाँ, देखिए लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है यहाँ, संविधानवाद का अभाव है। यहाँ जो सरकार होगी वो संवैधानिक सरकार नहीं होगी, ये निरंकुश सरकार होगी। हॉब्स का सिद्धांत आपको कैसा लगा? अच्छा, हॉब्स के बारे में कहा जाता है कि हॉब्स इतना तार्किक विद्वान था कि जब वो बोलता है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब हर बात, पूरी किताब ही लिखता तर्कों के साथ। क्या पुरानी अवस्था जो प्राकृतिक अवस्था थी झगड़ालू रही होगी? लोग कहते नहीं, मिलके रहे होंगे, लोग शिकार मिलके करते रहे होंगे, मिल बांट के लोग खाते पीते रहे होंगे। ये कहता है नहीं, झगड़ालू थी, पशुतुल्य थी, अविश्वसनीय थी। आप इससे सहमत हैं या इसका खंडन करते हैं? आप लोग ना धीरे धीरे सोचने का प्रोसेस कीजिए। देखिए, सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ी टैक्ट ये कि आप पढ़िए कम, विचार ज्यादा कीजिए, सोचिए। और जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छे अभ्यर्थी आप बन जाएंगे। चलिए बाद में देखेंगे। तो आप लोग हॉब्स से असहमत हैं। हॉब्स कहता है ठीक, आप हमसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमत होते बताइए जो आज का समाज है, आज आधुनिक युग है, उस समय का, उस समय के भी छोड़ दीजिए। आज आप 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में सभ्य समाज है, राज्य राष्ट्र है, सब कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, कानून है, संविधानवाद सब है, जनता को अधिकार भी दिए गए। प्राकृतिक अवस्था बुरी थी, अब तो अच्छी अवस्था है आपके अनुसार। इस अच्छी अवस्था में आप लोग एक दूसरे से अविश्वास क्यों करते हैं? पूछता है कि अविश्वास करते हैं कि नहीं? कहता है कि आप विश्वास ही नहीं, अपने पड़ोसी के साथ विश्वास नहीं करते, जो आपके बगल में बैठा आप उसके साथ उस पर विश्वास नहीं करते, आप अपने माता पिता पर, अपने बच्चों पर, भाई बहनों पर विश्वास नहीं करते। वो कहता है इसका इसलिए नहीं करते कि जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो पड़ोसी से विश्वास नहीं करते, ताला बंद करके जाते हैं। जब अपने घर में होते हैं तो ब्रीफकेस को लॉक करके रखते हैं। और यही नहीं, आजकल तो अपना मोबाइल लॉक करके रखते हैं। क्यों? विश्वास नहीं है। वो कहते हैं ना, हॉब्स बोलता है तो कोई नहीं जवाब देता कि आज जब विश्वास नहीं है तो प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी। उस अवस्था से बचने के लिए, अच्छा ये साबित कर रहा है कि नहीं हॉब्स कि बहुत बुरी रही होगी, जैसी भी रही हो, लेकिन उसने क्या किया? राज्य बना दिया। इसी को कहा जाता है राज की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, ये पॉलिटी में नहीं, पॉलिटिकल साइंस का पॉइंट है, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, पॉलिटी से संविधानवाद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स को। अब इसके बाद, ये इंग्लैंड का था,
इसकी किताब पूछी जाती है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉब्स जो है लेवियाथन लिखा था। इसके बाद थोड़ा सा बाद ब्रिटेन में ही जॉन लॉक आता है। जॉन लॉक के सिद्धांत इतने तार्किक नहीं थे जितने हॉब्स के थे। उसके बारे में कहा जाता है वो पूरे जीवन भर बीमार रहा, उसके सिद्धांत अस्पष्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी जाने अनजाने में वो सिद्धांत दे गया। लॉक भी कहता है, लॉक कहता है कि पहले प्राकृतिक अवस्था थी। वो मानता है कि राज हमेशा नहीं थे, पहले प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? सवाल पूछता है कैसी थी? वो कहता है अच्छी थी, शांति थी, सहयोग था, सद्भावना थी, अच्छी अवस्था थी। जब अच्छी अवस्था थी तो फिर आपने राज्य क्यों बनाया? वो कहता है कि दो समस्या आ गई प्राकृतिक अवस्था में, दो समस्या आ गई। एक तो समस्या आई कि जो लोग जिन नियमों से संचालित होते थे वो प्राकृतिक नियम थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। जो नेचुरल लॉ थे उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला कोई नहीं था, और दूसरा उसको अच्छे से लागू करने वाला कोई नहीं था। इसलिए इन कानूनों की व्याख्या करने तथा लागू करने के लिए लॉक ने फिर समझौता कराया। आपने कराया तो समझ में आता है कि बुरी थी, इसने कहा अच्छी थी, पर एक समस्या थी। वो समस्या थी कानून की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। उसने फिर समझौता कराया। किसने? लॉक ने। लॉक समझौता जो कराता है वो दो समझौते कराता है, एक लोगों का आपस में और दूसरा राज्य के साथ। पार्टी बना देता है। देखिए ये पार्टी नहीं है, राज्य, वो पार्टी बना देता है। कहता है कि हम इस शर्त पे अपनी सारी शक्ति राज्य को देते हैं कि तुम भी दो, हम भी देते हैं, और राज्य से कहते हैं कि आपको जो शक्तियां दी जाती हैं उन्हीं के अंतर्गत आपको रहना, उनके बाहर नहीं जाना है। आपके पास सीमित शक्ति होगी, आप अगर इन अधिकारों का पालन नहीं कर पाएंगे तो हम आपको हटा देंगे, आप हमारी सहमति पर होंगे। आपके पास सीमित शक्ति होगी, आप हमारी सहमति पर होंगे, हमारे पास जब चाहेंगे हटा देंगे, इसका मतलब हमारे पास ज्यादा अधिकार हो गए, ज्यादा स्वतंत्रता होगी। तो संविधानवाद आ गया कि नहीं? देखिए यही से संविधानवाद निकला। ऐसा नहीं उसने कहा कि मैं संविधानवाद का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि जो ये बात कही है उसी में संविधानवाद की अवधारणा निहित थी। यहां से संविधानवाद का पिता बन गया। उसकी किताब का क्या नाम था? टू ट्रीटाइज या सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, सेकंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध हिंदी में। ये जॉन लॉक। ठीक, इसने भी समझौता। देखिए दो से थिंकर आपको मिल गए। जब इसने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के समय ही 1688 में क्रांति हो गई ब्रिटेन में, जिसको कहा जाता है गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन की थी कि वहां राजा जो सम्राट था उससे मांग की गई कि आप वहां के लोगों को अधिकार दीजिए, और दिया गया। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्रांति ही इसलिए हुई थी, जनता को पर्याप्त अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, और राजा की शक्तियां सीमित हो जाए। इसके बाद एक तीसरा विद्वान आता है, रूसो। रूसो एक किताब लिखता है, उसकी किताब का नाम ही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इनके सिद्धांत का नाम है, रूसो की किताब का नाम है सामाजिक समझौता। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। सामाजिक समझौता। कौन? रूसो। तो रूसो की क्या चिंता थी? रूसो की भी यही चिंता थी कि पहले प्राकृतिक अवस्था थी, और प्राकृतिक अवस्था में, अच्छा प्राकृतिक अवस्था थी कैसी? अकॉर्डिंग टू रूसो बहुत अच्छी थी। नोबल सैवेज की अवस्था थी, लोग मदमस्त थे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, ना नैतिकता थी ना अनैतिकता, ना सभ्यता थी ना असभ्य। लोग अपने आप में खुश थे, संतुष्ट थे। जिसको नोबल सैवेज, बर्बर जंगली, बर्बर सभ्य, मतलब
कहने का कि वहां पर राज्य नहीं था, कला नहीं थी, विज्ञान नहीं था, सभ्यता नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी, लोग अपने आप में मदमस्त रहते थे। जब मदमस्त रहते थे तो आवश्यकता क्यों पड़ी राज बनाने की? वो कहता है कि आगे चलकर जनसंख्या बढ़ी, कला और विज्ञान का आविष्कार हुआ, कला विज्ञान का आविष्कार हुआ, जनसंख्या बढ़ी। ऐसी अवस्था जब ये बढ़ी है तो एक प्रॉब्लम आ गई। अब वो लिखता है, बड़ी अच्छी लाइन लिखता है, वो कहता है कि काश मुझे मेरी पुरानी अवस्था लौटा दीजिए। वो पीछे जाना चाहता है, काश मुझे मेरी पुरानी अवस्था लौटा दीजिए। फिर वो कहता है संभव नहीं है। अब संभव, आपके पास दो विकल्प था, या तो पुरानी अवस्था में चले जाइए, नोबल सैवेज में चले जाइए, और या तो फिर आप जो समस्या आई थी उस समस्या से निपटने के लिए राज्य बना दीजिए। तब वो कहता है चूंकि पीछे लौटना संभव नहीं है इसलिए लोगों ने समझौता किया, और ये समझौता बहुत यूनिक समझौता होता है। ये समझौता लोगों ने खुद से किया। यहां देखिए, वहां पार्टी थी, यहां लोगों ने खुद से किया, और खुद से करके समझौता करके एक थ्योरी देता है, जनरल विल थ्योरी, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जी देखिए, जनरल, ये किसकी थ्योरी है? रूसो की। किस पुस्तक में दिया? वेरी गुड, जिन लोगों ने बीएड किया वो भी जानते होंगे, जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस या फिलॉसफी वगैरह पढ़ा होगा, हर जगह आता है। जनरल विल थ्योरी, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, किसने दिया? रूसो ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और उसने लिखा कि हमने समझौता करके सारी शक्तियां सामान्य इच्छा को दे दी हैं, हम सामान्य इच्छा के अधीन हो गए। अब हमारे ऊपर जो शासन करेगा वो सामान्य इच्छा होगी। और सामान्य इच्छा क्या है? हमारी आपकी सभी अच्छी इच्छाओं का योग है। बहुत बड़ी समस्या आ गई ना। इच्छाएं क्या होती हैं, विल क्या होती है? आप सोचिए कि इच्छा जो होती है, अगर कभी हमको इच्छा को परिभाषित करना हो, आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर कोई इच्छा है कि नहीं, आप ऑब्वियसली कहेंगे बहुत सारी इच्छाएं हैं। कौन सी इच्छा है? मतलब किस तरह की इच्छा है? आपकी इच्छा है कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिल जाए, आपकी इच्छा है कि अच्छी सी जॉब मिल जाए, आपको बहुत सारे अच्छे फ्रेंडशिप मिल जाए, वगैरह वगैरह। ये आपकी इच्छा है। ये कौन सी इच्छा है? क्या ये सामान्य इच्छा है कि वास्तविक इच्छा है? कहता है इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एक्चुअल विल और एक होती है जनरल विल। वास्तविक इच्छा और सामान्य इच्छा, ये जो इच्छाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं, ये वास्तविक इच्छा जो हम चाहते हैं। इससे किसी का हित हो या ना हो, ये नहीं, आप चाहते, जो वास्तविक इच्छा होती है वो अच्छी भी हो सकती है, अच्छी नहीं भी हो सकती। आपकी इच्छा हुई कि आप चोरी कर लें, आपकी इच्छा हुई किसी की बुराई कर लें, ये कौन सी है? ये वास्तविक इच्छा। आपकी इच्छा है कि आप ब्रेकफास्ट करें, कर लीजिए, ये अच्छी भी हो सकती है, अच्छी नहीं भी हो सकती है। काम भर आपने ब्रेकफास्ट किया तो आपकी वास्तविक इच्छा, आपकी, ये दूसरे का हित भी हो सकता है कि आप अच्छा ब्रेकफास्ट करके दूसरे के लिए काम कर ले। मतलब वास्तविक इच्छा जो है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मानते हैं कि नहीं? खुद भी महसूस करके देखिए। और दूसरी होती है सामान्य इच्छा। आप लोग याद कुछ मत कीजिए, केवल एंजॉय कीजिए। सामान्य इच्छा जो है वो सामान्य हित की सामान्य चेतना। अगर पूछा जाए कि सामान्य इच्छा को डिफाइन कीजिए, तो सामान्य इच्छा जो है वो सामान्य हित की सामान्य चेतना होती है। सामान्य हित की सामान्य चेतना का अर्थ होता है कि वो हित चाहती है सबका, सामाजिक हित चाहती है जिसमें भलाई हो, हमारी व्यक्तिगत नहीं, पूरे संपूर्ण समाज की भलाई हो। ये सामान्य हित की सामान्य चेतना है हमारे अंदर। अच्छा, आपके अंदर दो इच्छाएं कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप किसी गरीब को देखते हैं तो आपके अंदर
इच्छा उत्पन्न होती है कि काश मैं इसकी कुछ मदद कर पाता। ये कौन सी इच्छा है? ये सामान्य इच्छा है। आप टूटा हुआ रोड देखते हैं तो आप होता है काश सड़कें मैं अच्छी बनवा सकता। ये हमारी सामान्य इच्छा है। लोग धूम्रपान निषेध कर दें, धूम्रपान बंद कर दें, ड्रिंक शराब पीना बंद कर दें, क्या है? ये सामान्य इच्छा। यद्यपि आप खुद पीते हैं, वो वास्तविक इच्छा जो आपके अंदर इसको रोकने की प्रवृत्ति जागती है, ये सामान्य इच्छा। क्यों? पर्यावरण प्रदूषण रोका जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, सतत विकास किया जाए। आप अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, आप संपूर्ण मानवता, संपूर्ण समाज के लिए चाह रहे हैं। ये सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा अब कभी थोड़ी देर के लिए आती है, कभी बहुत देर के लिए आती है, पर है आपके अंदर। कई बार आप ये देखते हैं, ये अंतर नहीं कर पाते। लोग तर्क देते हैं कि ये सामान्य हित के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम महंगाई बढ़ा रहे हैं देश में तो सामान्य हित के लिए, देश के विकास के लिए। इस तरह के भी तर्क दिए जाते हैं कि नहीं, सामान्य इच्छा है, सामान्य हित होगा। लोग अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी समस्या यही है। सामान्य इच्छा और वास्तविक इच्छा में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। आप सपोज कीजिए कि 4 महीने के 5 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं। एक छोटी सी बच्ची है जिसकी आयु 4 महीने, उसको आप उसके सामने आग रख दीजिए, जलती हुई आग। उसकी वास्तविक इच्छा क्या है? आग को पकड़ ले। सामान्य इच्छा क्या है? उसको आग पकड़ने से रोक दिया जाए। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। यह स्वतंत्रता की बाध्यता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वास्तविक इच्छा अच्छी हो, जरूरी नहीं। साबित हो गया कि नहीं? उस बच्ची की वास्तविक इच्छा यह है कि आग को पकड़ा जाए, पर सामान्य इच्छा है कि उसको आग को पकड़ने से रोका जाए। तो सामान्य इच्छा में सामान्य हित की सामान्य चेतना होती है। इसने सिद्धांत दिया कि सारी शक्तियां सामान्य इच्छा के पास होती हैं। सभी लोगों को सामान्य इच्छा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी इच्छाएं भी हैं। हम ये सामान्य इच्छा किसकी होती है? बहुमत की, अल्पमत की, सबकी। ये अल्पमत की भी हो सकती है, बहुमत की हो सकती है, सबकी हो सकती है। हो सकता है किसी की ना हो। देखना यह है कि इसमें सामान्य हित है कि नहीं। 100 बच्चे हैं 5 महीने के, 100 के 100 बच्चे सोचते हैं आग पकड़ लिया जाए। देखिए किसी की नहीं है ना, लेकिन है सामान्य इच्छा कि ना पकड़े। तो हो सकता है किसी की ना हो, पर उसमें सामान्य हित होना निहित है। देखिए ये रूसो क्या कहना चाह रहा था, आज इसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है। मतलब सामान्य हित के नाम पे, लोगों की भलाई के नाम पे सरकारें निरंकुश हो जाती हैं कि नहीं, तानाशाह बन जाती हैं कि इसी में भलाई है। अब ये कौन व्याख्या करेगा? समस्या इसकी, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी समस्या है। हिटलर, मुसोलिनी तक लोग ने कहा कि साहब इसी में जर्मनी और इटली का भला है, और तानाशाह बन गए कि जो हम कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, जर्मनी, मुसोलिनी और हिटलर जर्मनी का था और मुसोलिनी इटली का था। वो बहुत बड़े तानाशाह थे। पूरे जर्मनी, हिटलर ने कहा था जर्मनी ही शासन करने के लिए पूरी दुनिया पर पैदा हुआ है, हम ही वास्तविक आर्य हैं। उसने यहूदियों का नरसंहार करा दिया था, लाखों लाख यहूदियों को मरवा दिया था हिटलर ने, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में। तो उसने कहा कि सामान्य इसी में हित है। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि सामान्य इच्छा को परिभाषित कौन करेगा। सामान्य इच्छा की आड़ में लोग निरंकुश हो जाते, तानाशाह बन जाते हैं। लेकिन चूंकि ये सामान्य इच्छा को महत्व दे रहा है, इसीलिए कुछ लोग इसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवारा मसीहा था। मतलब इसकी चिंता ये थी कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। कुल मिलाकर हाफ्स, लॉक, रूसो ये तीनों मानते हैं कि राज की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई है। 2 सिद्धांत आपने देखा, भगवान ने बनाया राज को, समझौते के द्वारा इंसान ने बनाया राज को। आपको क्या लगता है? समझौता करके। इसके बाद एक सिद्धांत आता है
एक लाइन में बता दे रहे हैं। विकासवादी सिद्धांत, वो लोग मानते हैं कि ना तो राज को भगवान ने बनाया ना तो इंसान ने बनाया। राज का विकास हुआ है धीरे धीरे, इसमें बहुत सारे कारक रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, किनशिप, नातेदारी, परिवार, और इन चीजों ने क्रमशः राज का विकास किया। राज कैसे बन गया, किस स्टेज में आके बन गया, ये पता नहीं चलता कि जैसे एक बच्चा कब बड़ा हो गया, इसी तरह से राज का विकास हुआ है। तो वर्तमान में सबसे अच्छा सिद्धांत राज की उत्पत्ति का विकासवादी माना जाता है। लेकिन हमारे काम की चीज कहाँ थी? हमारे काम की चीज इन जगह पर थी, संविधानवाद में, राज्य में, कि इन लोगों ने 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में राज की अवधारणा दे दी, राज को बना दिया, और राज को हाब्स ने क्या किया? निरंकुश बना दिया। इसने क्या किया? संविधानवाद बना दिया, लोकतांत्रिक तरफ ले गए, और इसने लोकतंत्र को और आगे बढ़ा दिया कि साहब हमारे अंदर ही सामान्य इच्छा निहित है, और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। ठीक, रूसों के सिद्धांत का प्रभाव जो पड़ा वह पड़ा फ्रांस की क्रांति पर। 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और न्याय, बंधुत्व। इस दौर में 3 प्रमुख क्रांतियां हुई, ब्रिटेन की 1688 में, अमेरिका की 1776 में, और फ्रांस की 1789 में। ये तीनों क्रांतियां जनता के हित और जनता की स्वतंत्रता के लिए हुई थी, तीनों क्रांतियां। और यहीं से उदारवाद, संविधानवाद, संवैधानिक सरकार, लोकतंत्र के विकास का क्रम शुरू हो गया। आगे चलकर अनेक देशों ने इस संविधानवाद और संवैधानिक सरकार तथा लोकतंत्र को अपनाया, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वर्तमान में अमेरिका, भारत, ये लोकतांत्रिक तथा संविधानवाद पर चलने वाले देश हैं। यहाँ संविधान भी पाया जाता है, संवैधानिक सरकार भी पाई जाती है, और संविधानवाद पाया जाता है। जबकि जहाँ तानाशाही है, जहाँ निरंकुशता है, जैसे यूक्रेन, जैसे चाइना, सऊदी अरब, या उससे सबसे ज़्यादा आप तो देखेंगे संविधानवाद का अभाव नॉर्थ कोरिया में। देखा है कि नहीं उनके शासक को? नॉर्थ कोरिया वाले शासक को देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, तो संविधानवाद का पक्षधर है या नहीं? बिल्कुल नहीं, तानाशाही के पक्षधर। वहाँ जनता का कोई महत्व नहीं है, सारा उसकी आज्ञा ही वहाँ के कानून बन जाती है।